नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, इन इंडिया थिंग्स आज मैं सोच रहा हूं कि पूरे देश आज भव्य राम मंदिर के लिए चर्चा कर रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है और राम मंदिर का तैयारी उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट ये लगे हुए हैं और जिस तरह से पूरे देश भर से उत्साह, विदेशों में उत्साह, अनेक प्रांतों से अनेक प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लाला के लिए हो रहा है, तो इसको देखने के बाद तो भारत में ऑपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है, वो लोग बिल्कुल ऐसी तरह से तेवर में हैं। उनको लगता है ये रामलला का मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, उसमें बीजेपी अपना कैंपेन करने लगा है और फलस्वरूप क्या हुआ है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज they are doing more campaigns for बीजेपी, दैट बीजेपी जो है इसका अपना फंक्शन कर रहा है। बीजेपी इसको लोकसभा में मुद्दा बनाएगा, बीजेपी का ये इलेक्शन मुद्दा है, बीजेपी इससे इलेक्शन का फायदा लेगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन में। हर विरोधी नेता, चाहे लालू प्रसाद हो, उनकी बेटा हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का अन्य नेता हो, सभी लोग ऐसे लगता है कि राम जैसे बीजेपी का है, राम टेम्पल बीजेपी का है, अयोध्या धाम को बीजेपी ने बनाया है और अयोध्या धाम में राम मंदिर होना, लोगों का उसके ऊपर सद्भाव, स्नेह रहना राम के प्रति, ये भी बीजेपी के प्रति प्रेम है। तो हमें ये लगता है कि पूरा अपोजिशन पार्टी माहौल को जितना प्रचार बीजेपी अपने लिए नहीं कर रहा है या राम मंदिर को इलेक्शन इशू नहीं बना रहा है, उससे ज्यादा ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा माहौल उनकी जो स्टेटमेंट्स आता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऑन राम टेम्पल, उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। खैर, भाजपा हमेशा से चुनाव लड़ने के लिए अपना रणनीति बड़ा सख्त रखती है, बहुत स्ट्रैटेजिक वे में भाजपा चलता है। हम अगर देखें पिछले खास करके 2014 में जब अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे थे, तो उन्होंने 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव और जितने असेंबली इलेक्शंस हुआ, ये सब अमित शाह की रणनीति पर और मोदी जी के नेतृत्व पर और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य जितने नेता है पार्टी, सब लोग मिलकर किए। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर्स है, चुनाव की बिल्कुल बजाई नहीं है, लेकिन चुनाव की माहौल आज पूरे भारत में धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। कहीं नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी फिर से यात्रा शुरू कर लिए हैं, फिर से वही मणिपुर जो शांत होकर बैठा था, वहां से उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया और कल एक डेथ भी हुई है, फिर से वायलेंस शुरू हो गया है। लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं भाजपा डिविसिव पॉलिटिक्स करता है। तो ये राजनीतिक दल अपना अपना काम करेंगे, करते ही रहेंगे, उनका काम ही है राजनीति करना। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि भाजपा किस तरह से रणनीति तय कर रहा है 2024 की लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। हमने पीछे भी देखा है, भाजपा का जो स्ट्रैटेजी होता है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होता है। वो पहले से तय करता है कि चुनाव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन कौन उसमें रहेंगे, स्टार कैंपेनर्स कौन होगा, कौन कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिम्मेदारी लेगा, ये सारा चीजें। अब तो भाजपा के पास यह भी फायदा है कि इतने सारे राज्यों में भाजपा का चीफ मिनिस्टर होने के कारण अब भाजपा का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी, लड़ने का जो स्ट्रैटेजी और ज़्यादा
केंद्रित हो गया है बूथ पर। क्योंकि कल ही आपने सुना कि मोदी जी ने कहा है केरल में कि जब बूथ से भाजपा जीतेगा तो पूरा देश भाजपा जीतेगा। तो मोदी जी का जो बूथ पर फोकस है उसमें यह लगता है कि 24 के चुनाव, जो मैं भाजपा की सोर्सेस से जान पा रहा हूं, कि भाजपा का टारगेट है कि 47 के बाद कोई भी पार्टी इतना लोकसभा सीट में नहीं जीता होगा। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा इतने ज्यादा सीट जीतेगा, उसके लिए पूरी तैयारी भाजपा ने कर रखा है। अब पहले चुनाव रणनीति जो है 543 जितना लोकसभा है, हमारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑल ओवर द कंट्री, उसके लिए भाजपा ने, अमित शाह ने अपने नेतृत्व में अभी दिल्ली में एक इलेक्शन के लिए बैठक बुलाए थे और अमित शाह के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि 146 क्लस्टर्स फॉर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएगा। और जो 146 क्लस्टर बना है उसमें 300 भाजपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे और हर नेता कम से कम 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को नरिश करेगा। यानी कोई भी चांस भाजपा नहीं लेना चाहता है। और जो कोर कमेटी बनी है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर वो भी है, पार्टी का वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र से हैं विनोद तावड़े जी भी है और BL संतोष जी संगठन मंत्री जी भी है। तो इस तरह से पूरे देश में एक प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी स्ट्रैटेजी वो भाजपा ने बना चुका है। आगे आने वाला दिन में अमित शाह जी ने इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएंगे, किस मुद्दे को लेकर जनमानस तक पहुंचना है, क्या क्या इलेक्शन में मुद्दा रहेगा और खास करके जिस स्टेट्स में और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा हारी थी, भाजपा वो सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर टारगेट फोकस एरिया कर रहा है। सेकेंडली, जैसे 2019 में भाजपा ने सीनियर कांग्रेस लीडर्स, चाहे राहुल गांधी हो या भाजपा के अलग नेता हो या सपा का हो, जो गढ़ जहां रहा है वो सब कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस बार फिर से भाजपा अपना रणनीति के तहत वहां पर स्पेशल फोकस करेगा। जैसे राहुल गांधी को यूपी से हटाया उन्होंने, इस बार भी भाजपा का स्पेशल फोकस एरिया रहेगा कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल, ये सब जहां जहां स्ट्रांग है वो सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर भाजपा जोर डालेगा। वहां पर क्या मुद्दा है, वहां पर कौन जाति का लोग रहेगा, वहां पर कौन वरिष्ठ लोग रहेगा, क्या क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को छूने से वहां पर भाजपा जीत सकता है, इसके लिए अमित शाह ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और अपना विशेष मीटिंग्स में जो बैठक किया है, स्ट्रैटेजिक मीटिंग किया है 2000 चुनाव के लिए, अमित शाह ने उसका पूरा प्लान चेकआउट कर चुके हैं। दूसरा, हमको यह पता चला कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, न्यू वोटर्स है, जो युवा है, युवा वर्ग है, उसको कैसे, वो नया युवा को कैसे भाजपा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो भी एक भाजपा का एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा। फोकस का वो सेंटर पॉइंट रहेगा वो, क्योंकि क्या करने से नया वोटर्स भाजपा के प्रति आकृष्ट होंगे। ऐसे तो युवा भारत और जो यंग पॉपुलेशन जो मैक्सिमम है भारत में, युवा के लिए मोदी सरकार का बहुत सारा प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट का, चाहे स्किल डेवलपमेंट कहिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत कहिए, तो ये सारा स्टार्टअप इंडिया कहिए, तो ये जितने प्रोजेक्ट्स है ये सब युवाओं पे केंद्रित है। दूसरा, भारत की चुनाव बिना जाति का नहीं लड़ा जा सकता है। तो भाजपा ने जिस तरह से ओबीसी,
एसटी, बैकवर्ड क्लास, दलित, इन सब के लिए भी एक अलग प्लान और स्ट्रैटेजी बना रहा है। इसीलिए कौन ओबीसी लीडर कहां पर फोकस होगा, कौन दलित लीडर कहां फोकस होगा, कहां यादव रहेगा, कहां जाट रहेगा, तो ये इस विषय पर भी भाजपा इज गिविंग ए सीरियस थॉट। मानो ओबीसी का कोई बड़ा नेता है तो ओबीसी का जो डोमिनेटेड एरिया है, भाजपा वहां पर ओबीसी नेता को ही वहां पर हाईलाइट कर रहा है। साउथ में भी, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां भाजपा का बहुत ज्यादा वोट इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है पार्लियामेंट में, वहां पर भी अगर आज माहौल देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल, ये दोनों राज्यों में भी, आंध्र में भी भाजपा इज गिविंग मोर फोकस। एंड इन राज्यों में जब भी आपने देखा, इस महीना में प्राइम मिनिस्टर 2 बार केरल जा चुके हैं और 4000 करोड़ की वहां पर इन्वेस्टमेंट का कल उन्होंने शिलान्यास करके आए हैं, अब अनाउंसमेंट करके आए हैं। तो साउथ इज ऑल्सो ए मेजर फोकस एरिया फॉर बीजेपी फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। उसके बाद भाजपा यह भी तय करता है कि जो एनडीए है उसको भी कैसे विस्तार किया जाए। तो अमित शाह ने एक सिग्नल दिया है, अगर जो पार्टी भाजपा के साथ पहले थे, जो अलायंस पार्टनर थे, चाहे वो नीतीश कुमार भी हो सकता है, चाहे वो नवीन पटनायक भी हो सकता है, और इशारा ममता बनर्जी को भी तरफ भी है कि जो चाहे अगर वो इंटरेस्टेड है बीजेपी उनको भी वापस ले सकता है, ऐसा सोर्सेस कहता है। तो अब ये देखना पड़ेगा नीतीश कुमार को बिहार में जिस तरह से परेशानी है, लगता है हो सकता है नीतीश कुमार, क्योंकि आपने देखा मुरली देवरा ने ऑलरेडी शिवसेना में महाराष्ट्र में ज्वाइन कर चुका है, तो हो सकता है नीतीश कुमार मन बनाए और फिर से वापस आ सकता है। तो बीजेपी अपनी तरफ से यह ऑफर खुला ओपन एयर में छोड़ दिया है। वो बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसमें जिस तरह से पिटिएबल कंडीशन है कांग्रेस की, और जो सीट शेयरिंग है अलग अलग स्टेट में, आपने भी एक खबर देख रहे हैं, कहां पर कांग्रेस को 4 सीट, कहां 5 सीट, कहां 2 सीट जिस तरह से दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से जो सीट शेयरिंग हो रहा है इसमें कांग्रेस को कोई फायदा है या उसमें कुछ बात बन भी पाएगी। तो हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखता है कि किसके साथ रहने से चुनाव में उनको ज्यादा फायदा होगा। तो हमें लगता है कुछ और नया पार्टनर्स भी फिर से एनडीए में ज्वाइन कर सकता है। जैसे बिजू जनता दल बीजेपी का एक पुराना पार्टनर है, अब क्योंकि इतनी बार 4 बार नवीन बाबू वहां उड़ीसा में जीत चुके हैं, और नवीन पटनायक का बिजू जनता दल इट इज लाइक ए साइलेंट पार्टनर ऑफ बीजेपी, बिकॉज वी हैव सीन पार्लियामेंट में हर इश्यूज के ऊपर, हर बिल्स के ऊपर बिजू जनता दल ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन किया है। और आपने यह भी देखा है कि उड़ीसा में बिजू जनता दल और बीजेपी के अंदर जो रिफ्ट है वो इतना गंभीर नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां पर लड़ाई नहीं हो रहा है ओपनली, पॉलिटिकल स्पीच इन्होंने उनके खिलाफ दे रही है, उनके खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन वो जो टकराव है वो टकराव बिजू जनता दल के साथ बीजेपी का नहीं है। तो उसमें वहां पर भी हो सकता है जो अमित शाह ने सिग्नल दिया है वो सिग्नल नवीन बाबू को भी हो सकता है, जो उन्होंने ओपन किया है कि जो आना चाहे वो आए, तो उसमें नवीन बाबू का नाम भी आ सकता है, ऐसे हम सोच रहे हैं। मित्रों, ये तो हुई चुनाव रणनीति की प्रारंभिक स्वरूप। अब आज बीजेपी के पास खास करके जैसे मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, जिसे कहा गया है राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम, ऐसे पूरा देश देख रहा है कि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदाउट टेकिंग एनी हॉलीडे, सुबह से रात तक वो केवल राष्ट्र धर्म, राजधर्म और राम काज करने में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कोई वर्ग को नहीं छोड़ा है। सबका साथ सबका विकास तो उनके नारा रहा है, लेकिन वो नारा ही नहीं रहा, लेकिन
आप देखिए 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर हो गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हर गरीब के पास गैस के सिलेंडर पहुंचा, ये लोगों ने खुद महसूस किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 साल में हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, किसी की प्रकार की कोई समाज में सोशल अनरेस्ट नहीं हुई, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, कहीं टेररिस्ट अटैक नहीं हुई, और हमने हर मुद्दे पर देखा कि भारत की सम्मान आगे बढ़ा है। चाहे G20 कहिए, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस कहिए, रिलेशंस विथ डेवलप्ड नेशंस कहिए, और इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट एंड आत्मनिर्भर भारत, और डिफेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें भारत ने डिफेंस और स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ी अचीवमेंट किया है, और उसकी पूरा का पूरा फायदा आज देश की युवा को मिल रहा है। और आज महिला वर्ग खास करके भारत की हर महिला आज अपने आप को सिक्योर्ड महसूस कर रहा है। भारत में जो यूपी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतनी खराब था, आज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बढ़िया हो गया है। और इस देश का जो विरासत है, जो मंदिर है, जो मंदिर ही केवल नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है। चाहे बनारस की बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहिए, चाहे केदारनाथ कहिए, चाहे बद्रीनाथ कहिए, आप देखेंगे कि जितना हमारा विरासत के स्थान था, वो आज उसको एक डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है। जो काशी विश्वनाथ में 10 साल पहले 10 लाख लोग जाते थे एक हफ्ता में, आज वो 10 गुना बढ़ चुका है। आज जो राम मंदिर के लिए इतने बड़ी कंट्रोवर्सी लोग खड़ा कर रहे हैं कि वहां स्कूल बनना चाहिए, लाइब्रेरी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो मंदिर नहीं है। अयोध्या हैज बिकम ए फेवर्ड प्लेस, डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। यू सी हाउ देयर इज ए राइज ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म इन अयोध्या। भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर एक ऐसा जगह है जहां कल्चर भी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी और इकोनॉमी, ये चारों चीजें मंदिर में डेवलप होता है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की विरासत, प्रतीक, सनातन धर्म की प्रतीक मंदिरों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। जब मंदिर का डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, विरासत, आर्थिक अवस्था और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी और टूरिस्ट फ्लो, ये सारा चीज डेवलप होता है। आप देखिए एक राम मंदिर बना तो वहां पर रेलवे स्टेशन अयोध्या में किस तरह से किया गया, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आया, एयरपोर्ट आया। आज अयोध्या में, अयोध्या के आसपास की एरिया में, इवन लखनऊ में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मंदिर बनने से करोड़ों करोड़ों रुपया आज पहुंचेगा वहां पर। तो ये जो पैसा आएगा उसमें कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये फायदा तो देश को मिलेगा, जनता को मिलेगा, युवक को मिलेगा। तो कई सारा इश्यूज, जैसे मैंने कहा कि 2024 की लोकसभा के लिए भारत के बीजेपी के पास बहुत मुद्दे हैं। विकास का मुद्दे कहिए, चाहे जाति का डेवलपमेंट कहिए, चाहे माइनॉरिटी का डेवलपमेंट कहिए, कोई भी बात करिए। कुछ लोग जो सेकुलर लोग हैं, सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं, वो चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन इस देश में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल है उनका आस्था का केंद्र है अयोध्या, और उनकी जो दिल का ऊपर राज करते हैं, जिनको मानते हैं दिल से, वो राम है। अगर कोई पार्टी या कोई सरकार मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, देश की मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसको रेस्पेक्ट करते हैं, कोई सरकार अगर उस पर काम करता है तो देश की जनता भली भांति जानती है ये देश के लिए अच्छा ही होता है। तो मित्रों, ये जो 2024 का चुनाव है, लगता है 14 के बाद 19 में भाजपा ने कठोर निर्णय लिया था, और
जीतने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। अब जिस तरह से अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से रणनीति को अपना रहा है, उससे लग रहा है विपक्ष कहीं भी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि लीडरशिप कहिए, इश्यूज कहिए, स्ट्रैटेजी कहिए, सोशल सपोर्ट कहिए, जातिगत समीकरण कहिए, हर मुद्दे पर आज भाजपा आगे है और हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उसके आसपास भी विपक्ष को पहुंचना मुश्किल है, चाहे कितना कोशिश कर ले। मुझे लगता है ये रणनीति आगे आने वाला दिनों में भाजपा और स्पष्ट करेगा, और ये 2000 चुनाव का क्या रणनीति होगा भाजपा का, क्या कांग्रेस का होगा, और लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगा ये देश, हम आगे आने वाला दिन में आपको बराबर इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या रणनीति कौन सा पार्टी ले रहा है। और जनता के सामने हमने पूरा इशू को हर दिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि किसका क्या मुद्दा है और 24 का चुनाव कैसा रहेगा, उसका फल कैसा रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, जनता क्या चाहता है, जनता का रिएक्शंस क्या है, ये सब हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे एनालिसिस फॉर द लोकसभा 2024 जानने के लिए आप सब उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।